नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। भारत 15 जनवरी 2023 को अपना 75वां सेना दिवस मनाने जा रहा है। मातृभूमि की रक्षा करते करते सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को सच्चे हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम इस अवसर पर हमारे सैन्य बलों के पराक्रम और देशभक्ति के जज्बे को सलाम करते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हमेशा की तरह उपस्थित हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सेना दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी और सभी देशवासियों को। जी सर, सेना दिवस का आयोजन इस बार दिल्ली से बाहर हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है और बाहर आयोजन के दौरान कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी? नीरज जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा, बहुत गर्व की बात है सेना दिवस हम सबके लिए, सेना के लिए और देशवासियों के लिए। जी। क्यों मनाया जाता है? सबको पता है कि 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा ने जो उस समय के हमारे CNC थे, कमांडर इन चीफ आर्मी के फ्रांसिस बचर थे। 1949 में उनसे इन्होंने कमान संभाली और उस समय से उस दिन को इसीलिए सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है कि उन्होंने कमान संभाला। हालांकि 2 साल स्वतंत्रता के 2 साल के बाद तकरीबन ये हुआ 1.5 साल जी। और ये बहुत गर्व की बात है। बहुत जब से शुरू हुआ है इसको बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। जहाँ भी सेना है जी मनाती है, और सेना अपने लिए ही नहीं मनाती है जी, इस देश के लिए मनाती है, सबको इन्वॉल्व करके मनाया जाता है जी। और ये बिल्कुल सही है कि अभी तक तो ये लगातार दिल्ली में होता रहा था जी सेना दिवस परेड जी। और ये एक्चुअली इसके ये भी था कि एक तैयारी 26 जनवरी की जो होती थी जी, वो इसी से शुरुआत होती थी। बिल्कुल। सेना दिवस के सारे कॉन्टिजेंट वही होते थे जी और उनकी तैयारी दिल्ली कैंट में होती थी जी। और वहीं पर पूरे देश से जो भी यूनिटें आती थी वहाँ आकर के रुकते थे, अपनी तैयारी करते थे और देश को अपना पराक्रम राजपत्र पहले वहाँ दिखाते थे, अपने आप को, बाकी लोगों को जी, और जो है फिर देश को। जी। बीच में ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं होता था जी। लगभग हर एक मिलिट्री स्टेशन, खास करके जितने कमांड लेवल हैं जी, वो तो अपना करते ही थे, सेना दिवस सेलिब्रेशन करते थे। कई जगह ऐसे एग्जीबिशंस होते थे, डिस्प्लेज होते थे जी, स्कूल्स कॉलेजेस से लेकर के, कई जगह मार्च पास्ट भी होते थे जी। तो ये लेकिन इस बार आपको पता था कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जो इतने बड़े जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी आयोजन कर रहे हैं, इनको बाकी राज्यों में भी होना चाहिए, बाकी जगहों में होना चाहिए कि सिर्फ दिल्ली नहीं बाकी लोग भी देखें बिल्कुल और समझें इसको। जी। तो एक तो वो भी कारण है जी। दूसरा ऑफ कोर्स था कि दिल्ली को थोड़ा डीकंजेस्ट करने की, इतने लोग यहाँ आते हैं और सब कुछ यहीं होता है बार बार, तो एक वो भी था और इस वजह से ये इस बार बेंगलोर में MAG जो मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर है वहाँ जो ये हो रहा है ऑर्गेनाइज जी। और एक ये भी बात है कि फील्ड मार्शल करियप्पा वहीं से थे, कर्नाटक से ही थे जी। तो उसी स्टेट में वहीं पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो भी एक गर्व की बात है हमारे लिए और कर्नाटक के लिए भी वहाँ पर। और वहाँ पर तकरीबन वहाँ पर जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से 8 से 9 मार्चिंग कॉन्टिजेंट होने हैं जी। कुछ मैकेनाइज भी होंगे, जैसे K9 वज्रा जो अभी नई हमारी SP गन है वो डिस्प्ले में होगी, बोफोर्स होगी जी। कुछ BMPs होंगी, लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स हैं वो डिस्प्ले में होंगे जी। तो ऐसे डिस्प्लेज वहाँ पर होंगे, प्लस माउंटेड कॉलम होंगे, आर्मी जो सर्विस कोर के हैं जी। वो भी वहाँ पर होंगे और बाकी चीज़ें होंगी। उन्होंने लोकल स्कूल्स कॉलेजेस सारे इन्वॉल्व करके वहाँ पर ये करना है। और 2 चीज़ें हैं, एक तो कोई बदलाव होता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है जी। तो ये को लग ही रहा है, जैसे आपने कहा कि क्यों हो रहा है, बट बदलाव कई बार अच्छे के लिए ही होता है जी। तो एक अच्छी बात है कि बाकी लोग भी देखेंगे, समझेंगे, सेना को और करीब से देखेंगे जी। पहले थोड़ा ही देख रहे थे, अब ज़्यादा देखेंगे जी। जैसे इस बार इंडियन एयरफोर्स का चंडीगढ़ में हुआ बिल्कुल हर एक का, इसीलिए उन्होंने अलग अलग कर रहे हैं इस वजह से ही जी। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जितनी पॉम्प एंड शो से या जितनी आइटम्स यहाँ पर होते थे, चाहे वो मार्चिंग कॉन्टिजेंट थे या डिस्प्लेज में मैकेनाइज्ड या
बाकी जो कॉलम्स थे उतने ज़्यादा वहाँ पर शायद नहीं हो पाएंगे। जी DRDO या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह की जितनी डिस्प्लेज होते थे वो शायद नहीं हो पाए, जी बट इन एनी केस उसको वो लोग 26 जनवरी को तो देख ही सकते हैं जी लेकिन वहाँ पर भी बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। जी चैलेंजेस आपने कहा कि जरूर हैं कुछ, क्योंकि ऑर्गेनाइज कुछ भी इतनी बड़ी चीज़ ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी रिसोर्सेज बहुत चीज़ों की जरूरत पड़ती है जी जी करने में, और कई जगह से लोग वहाँ आते हैं, इक्विपमेंट आता है, जी उनकी देखभाल, उनका मेंटेनेंस, जी ये देखना कि हर एक चीज़, हालांकि सर्विसिबिलिटी सबकी रहती है, बट जी। मैकेनिकल चीज़ों की आप कई बार उनको देखना समझना, दूसरी जगह पर चलाना, तो फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और चैलेंजेस तो हैं जी जी जिसका होगा उतना इफेक्ट नहीं होगा जो यहाँ पर था, तो ये जी। सब है। हाँ, आर्मी चीफ खुद वहाँ जा ही रहे हैं, जी बाकी डिग्नेटरीज वहाँ पर वहाँ भी मौजूद रहेंगे, जी। ये भी एक अच्छी, मेरे हिसाब से अच्छी पहल है जी और आगे ही जब ये हो जाएगा तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, 2-3 बार हो जाएगा बिल्कुल तभी पता लग पाएगा कि बट मुझे लगता है कि ये बदलाव अच्छे के लिए है और जी अच्छा होगा। जी बिल्कुल। और सबका ध्यान रहेगा, खासतौर पे सेनाध्यक्ष का जो वार्षिक संबोधन होता है उसको लोग बिल्कुल, जरूर सुनना चाहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो एक जमीनी स्थिति भी बयां करते हैं और आगे क्या चुनौतियां हैं और हम कैसे आश्वासन दे सकते हैं सेना की तरफ से, वो भी एक सेनाध्यक्ष के संबोधन में हमेशा रहता है। बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली सेनाध्यक्ष अपने जवानों से, अपने ऑफिसर से वहां पर सीधी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जगह तो जाते रहते हैं बिल्कुल, बट यहाँ पर सब जगह के मिल करके लोग हैं, तो ये एक सबका इंतजार रहता है इसका। जी जी बिल्कुल। और सर हमारे आस पड़ोस की जो स्थितियां हैं उसके मद्देनजर चुनौतियों से निपटने में हमारी सेना कितनी सक्षम है? हम 75वां सेना दिवस मनाने जा रहे हैं, तो ये सवाल थोड़ा सा खास तौर पर मैं इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि बार बार एक नेता की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि चीन अपनी सेना को वर्षों का प्रशिक्षण देता है और हम मात्र 6 महीने का प्रशिक्षण देंगे। हम यह भी जानना चाहते हैं कि 1 जनवरी से जो अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, फिर भी राजनीतिक रैलियों में इस योजना का विरोध किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि हम देख रहे थे बहुत सारे वीडियोस कि जो अग्निवीर हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनका जो उत्साह है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है वो अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक रैलियों में आज भी विरोध। बिल्कुल सही कहा आपने जी। ये एक ऐसी चीज है, पहले भी हमने बात की थी इसके ऊपर जब ये शुरुआत जी बिल्कुल हुई थी अग्निपंथ की जी। तो देश की क्षमता, तो हम थोड़ा आगे आएंगे जी इस प्रश्न पर जी। हम अगर इसी की बात करें, क्योंकि ये सवाल इसी पर लिंक्ड है जी अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम के बारे में। जी आपको याद होगा जब आपने पहला प्रश्न किया था तब भी हमने ये कहा था कि हमें थोड़ा देखना चाहिए पहले, क्योंकि सेना कोई ऐसी काम नहीं करती जो जल्दीबाजी में करती है। इसके ऊपर उन्होंने तकरीबन 3 साल से लगातार मंथन चल रहा था जी। उन्होंने देखा, समझा, और सेना के लिए नहीं है ही नहीं, ऑफिसर्स कैडर में तो करते रहे हैं। ये था कि वहाँ 5 साल था, यहाँ जो है 4 साल है, उसके भी अपने अलग कारण हैं जी। लेकिन ये आप देखिए पहले अग्निवीर का को उनको क्या मिल रहा है जी अग्निवीर को जी। कि आप देखिए कि जो उनकी 10 और 12 जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, एक तो ये है इसमें। दूसरा, जो भी उनके पेन अलाउंसेज मिल रहे हैं 30,000 हैं जी, 30,000 से लेकर के, और तकरीबन आप देखें और अलाउंसेज अलग हैं, चाहे जहाँ भी ड्रेस अलाउंस है, चाहे वो हाउस रेंट, हॉस्पिटल अलाउंस, या वो जो फील्ड एरिया, बाकी जो अलाउंस है जो तो हैं साथ में जी। और तकरीबन ये 4.25 लाख बनता था 1 साल का, उसके बाद 14 साल तक ये मेरे ख्याल से 7.25 लाख तक पहुंच जा रहा था जी। एक सवाल इसमें था जो हमने उस समय भी रेज किया था कि डीए जो महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है उसका क्या वो है। हालांकि अगर आप देखें तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स आज भी हैं इसमें जैसे हमने अभी बात की इनकी पे अलाउंसेज की जी, 10% हर साल है जी। अभी भी जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं जिनको मिलता है, एक इंक्रीमेंट मिलता है जी, वो इंक्रीमेंट जो है तकरीबन अगर आप देखें तो ये वही 3% करीब हो जाता है, और तकरीबन 5 से 6% इनका हो जाता है डीए जी, तो ये 9-10% जाता है। बट इसकी भी बात चल रही है कि डीए का कंपनसेट कैसे किया जाए जी। तो मेरे हिसाब से तो ये भी उसमें देखा जाएगा, एमोलमेंट्स उनकी बढ़ेंगी ही जी, और जो सुविधाएं फैसिलिटी सबको मिल रही हैं उनको भी मिलेंगी जी। बट आप सबसे बड़ी बात जो हमारे बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आप सोचिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना होगा जी। जो भी आदमी उसमें जा रहा है, जो माहौल में, उस माहौल में रहेगा जी,
उसको जो ट्रेनिंग दी जाएगी जिस तरह की, आधे लोगों को मेरे ख्याल से जो है इस पर बात कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि फौज की ट्रेनिंग क्या है, क्या दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो 6 महीने की बात कर रहे हैं ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग फौज ने अपना सोच समझ के किया है जी कि क्या ट्रेनिंग देनी है। और ट्रेनिंग ये नहीं खत्म हो जाती कि ट्रेनिंग सेंटर में आए और खत्म हो जाए, वो बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग होती है जी। ये जब अपने रेजिमेंट बटालियंस में पहुंचेंगे इनको और ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है जो यहाँ पर दी जा रही है जी इनको। दूसरी चीज ट्रेनिंग की जो बात कर रहे हैं, ये कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले सालों पहले जिस समय की ये बात कर रहे हैं जी, उसमें क्वालिफिकेशन क्या होती थी? 5th 6th पास, 7th पास जी, कुछ होता था 10th पास जी, और कुछ ट्रेड्स में तो मतलब होता ही नहीं था जी कि ठीक है। अब मिनिमम रखा हुआ है, और क्या जो सिलेबस 10th 12th का है पहले वो वही अभी चल रहा है, उसमें भी तो फर्क है बिल्कुल। तो ऑलरेडी अगर हमारे पास ऐसे लोग मिल रहे हैं जो ट्रेंड, इंक्लूडिंग ITI का भी इसमें है प्रावधान है जी, तो ऐसे ट्रेंड मिल रहे तो उनको कितनी ज्यादा ट्रेनिंग हमें बेसिक मिलिट्री देनी पड़ेगी जी। वो तो ऑलरेडी कई चीजें जानते हैं, समझते हैं जी, तो वो चीज तो देने की जरूरत है नहीं कि हम उनको हिंदी पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, बाकी चीजें पढ़ाएं, वो जानते हैं। दूसरी चीज आप इस पर आइए कि आप देखिए 2 एग्जाम्पल सिर्फ देखिए। एयरफोर्स ने 3200 वैकेंसीज की थी उनके पास जी, अग्निवीर की। एप्लीकेशंस आए थे 7.5 लाख जी, और तकरीबन 7 लाख ने 6,90,95,000 ने एक्चुअली इसमें अपीयर किया। ये तो गए वही 3,200। आप सोचिए कि 200 में से तकरीबन एक आदमी लिया जा रहा है, तो सिलेक्शन ही जब इतना स्ट्रांग है इसमें जी, इन लोगों को लेने के लिए, तो ट्रेनिंग नेचुरली उसी हिसाब से मॉडिफाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेनिंग में फौज कोई कमी नहीं होने देगी, और कोई नहीं होने देगा। इनफैक्ट जहाँ ये जाएंगे वो कमांडिंग ऑफिसर कभी नहीं चाहेगा कि हमारे कम ट्रेनिंग वाले लोग आए जी। तो ये सारी चीजें सोच समझ के की गई हैं, इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि ट्रेनिंग में कोई कमी होगी जी। और ट्रेनिंग एक ऐसी चीज, ट्रेनिंग हम क्या समझते हैं, ट्रेनिंग एक्चुअली लोग सिर्फ प्रशिक्षण नहीं है, ये सिखलाई कहते हैं हम फौज में जी। ये सिखलाई तो हमेशा चलती रहती है, और लोग यहाँ तक कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी कोई ना कोई आदमी सीखता है जी। तो फौजी एक जगह है कि आपको हर एक प्रमोशन पर आपको एग्जाम देना है और तब आप क्वालिफाई करते हैं जी। एक जवान को भी लांस नायक अगर बनना है बेसिक प्रमोशन के लिए, तो उसको ये कहते हैं पोटेंशियल NCO केडर, पोटेंशियल नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स केडर, वो पास करना पड़ता है जी। तो ये नहीं कि कोई फीती लगा लेता है प्रमोशन का, ऐसे ही एग्जाम देता है प्रॉपर, उसको ट्रेन भी किया जाता है जी। और उसके बाद वो पास होता है। फेल हो गया तो नहीं, प्रमोशन नहीं पाता हो जी। बाकी जगह कहीं नहीं है, बाकी जगह आपका टेन्योर टाइम हो गया 10 साल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं है जी जी। तो ये चीज है जो आप लोगों को समझना है कि सिखलाई में, प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं होगी, ना कोई ऐसा प्रावधान है। जहां तक ये है कि ये राजनीतिक रैलियों में लिया जा रहा है, ये राजनीतिक रूप देना ये गलत है जी। क्योंकि अभी तक कोई भी सेना के प्रशिक्षण या बाकी एनरोलमेंट वगैरह जो भी होता था जी, इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करता था जी, जरूरत भी नहीं होती थी जी हस्तक्षेप करने की जी। और ये जबरदस्ती ये ले आने में कि नहीं इससे नुकसान है, भविष्य का नुकसान है, मुझे नहीं लगता कि भविष्य का जो अग्निवीर है उनको नुकसान होगा। 30-25% तो एब्जॉर्ब हो गई हैं। और परसों जो है 10 तारीख को आपको पता है कि क्राइटेरिया भी ले डाउन कर दिया है आर्मी ने कि 39% जो है उनकी ट्रेनिंग, बाकी क्षमता सिखलाई देख के देंगे, 29% जो है उनकी फिजिकल फिटनेस और बाकी चीज़ों पर होगा, और बैलेंस जो है वो इनकी जो ये एग्जाम्स मतलब टेस्ट वगैरह होंगे उस पर बेस होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी गई हैं कि किस तरह के लोग रखे जाएंगे जी। और जहाँ तक इनका सवाल है, जितने अग्निवीर पैसे तो इनको मिलेंगे ही, आपको पता है सारी चीज़ें मिल रही हैं, हर एक बेनिफिट्स मिलेंगी जी। और एंड में भी इनको पैसे मिल रहे हैं लास्ट में जो निधि, सेवा निधि है तकरीबन 11 लाख से ऊपर ही है, तो कोई कमी नहीं रहेगी रिटायरमेंट के बाद भी इनको एक साथ एक मुश्त पैसे मिलने की। जहाँ पर कि जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो इनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, जो इनको ट्रेन करके ट्रेड्स में जहाँ ये काम करेंगे, उन एक्सपीरियंस को देख करके बाहर एज इट इज, इतनी गवर्नमेंट ने भी, हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अपने कॉर्पोरेट्स ने भी कहा है, कॉर्पोरेट्स ने, पब्लिक सेक्टर ने, सबने कर रखा है जी जी। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये तो लोग खुद ही ऐसे इनके सक्षम हो जाएंगे जी कि खुद जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं लेकर के अपना ये कुछ ना कुछ चला सकते हैं और
लोगों को एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ तक की चीज़ें, तो हमको भविष्य का ये सोचना है बजाय नेगेटिव सोचने के कि इससे नुकसान है। जी और दोबारा मैं यही कहूँगा कि हमें जल्दीबाजी में ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। जी अगर 4 साल हैं, 4 साल में कुछ कमियां होंगी, उनको दुरुस्त की जाएंगी जी इसमें। और फौज ऐसा नहीं होता कि कोई आज हमारे पास आया और छोड़ दिया। 2 साल के लिए कोई किसी बटालियन रेजिमेंट में जाता है तो फौज उससे टच में रहती है और वो जी। भी अपने आप टच में रहता है। जी ये तो 4 साल रहेंगे, जी इनको अपना मान के ही चलेंगे और वो भी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं इनका जो है इनको रोजगार मिल पाए जी उसके बाद। तो जी इसलिए ये मैं यही वो करूँगा। हालांकि मैं नहीं कहूँगा गलत है, राजनीतिक पार्टियों का इनका अपना वो है, जी जो भी ये कहते हैं, बिल्कुल लेकिन क्वेश्चन उठाना ये सही नहीं है। सही नहीं इन है। चीज़ों के लिए जी ये गलत है, हर जी एक चीज़ पर क्वेश्चन उठाना। हाँ, कमियां अगर आती हैं, जी और जो मैं ये कहता हूँ 3 साल से पहले नहीं पता लगेंगी, चौथे साल में ही पता लगेंगी, जी तो उन कमियों को जरूर मुझे पूरा भरोसा है। और जैसा फौज करती आई है, खुद ही अपने आप वो देखेंगे, उसको जी दूर करेंगे। और जी फिर भी अगर हैं तो उस समय ये सवाल उठाए जा सकते हैं, जी और इसलिए कि हम उसको दूर करें, इसलिए नहीं कि हम उसको राजनीतिक रूप दें। जी बिल्कुल। सर इसमें जैसा कि अभी हमने कहा कि पहला उसका प्रश्न ये था कि भाई सेना की सक्षमता पर सवाल उठाया जा रहा है। तो अगर हम जब 75वां सेना दिवस मना रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कुछ बताएं कि हम कितने सक्षम हुए हैं, और ख़ास तौर पर वैश्विक माहौल जिस तरीके का है उसको देखते हुए हमारी सेना को और कैसे सक्षम बनाया जा सकता है। हमने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं, ऐसे कौन से बड़े कदम रहे जो आप लोग को लगता है कि दर्शकों को जरूर जानना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है नीरज जी, और बहुत सही समय पर है, जबकि हम इसमें सेना दिवस के माहौल में हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया जो हमारी चैलेंजेज है, सिक्योरिटी चैलेंजेस, वो काफ़ी बदल गई जो पहले थी उससे, जी इंटरनल और एक्सटर्नल भी। जी और एक्सटर्नल जहाँ मैं कहूँगा सिर्फ हमारा ही नहीं, जी पूरा वैश्विक जो है वो सब कुछ बदल गया है, जी। बहुत कुछ बदल गया है। इंटरनल आप अगर देखिए तो सबसे बड़ा तो जो है वो टेररिज्म का है, जी जो कि पहले ये माहौल नहीं था, जी ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है। हमारी इन्वॉल्वमेंट सेना की बाहर की पीस कीपिंग बाकी चीज़ों में बहुत बढ़ गई है, उनमें हम सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा भागीदार बन contributor रहे हैं, हैं। सबसे जी ज़्यादा जी फौज दे रहे हैं वहाँ पर। जी हमारा जो है इन्वॉल्वमेंट हमारे एलसी या एलसी पर आप देख ही रहे हैं कितना बढ़ गया है। जी हम अगर सुपर पावर या पावरफुल नेशंस की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो हमारी चुनौतियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमको वैश्विक स्तर पर दिखाना पड़ेगा कि हम कितने मजबूत हैं, जी सैन्य क्षमता से भी, सैन्य शक्ति से भी, और आर्थिक शक्ति से भी, जी क्योंकि दोनों एक साथ चलती हैं, अलग अलग चलती नहीं हैं। जहाँ तक इंटरनल, खैर हम मैनेज कर ही रहे हैं, और भी हमारे पास एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, बट सेना को भी इसमें तत्पर रहना पड़ेगा। जी बट इंटरनल में जो सबसे बड़ी चीज़ टेररिज्म के अलावा आ गई है वो है साइबर और आईटी, जी जिसको कि ये भी एक वॉरफेयर का बहुत बड़ा हथियार बन गया है। और इसमें इस्तेमाल करके आपने देखा कि सेना के लोगों का भी जो है मेंटली उनको किस तरह बरगलाया जा रहा है। जी बिल्कुल गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं, हनी जी, ट्रैपिंग की हनी जा रही है। ट्रैपिंग तो है, ये सब चीज़ें भी ये भी एक चैलेंज है, जी जो ये माहौल पहले नहीं था, जो अब हो गया है। जी जहाँ तक एक्सटर्नल पर अगर आए तो नज़दीक में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान और चीन ही हैं बेसिकली, जी बाकी नेबर्स तो हमारे हैं। जी और हम ये नहीं कहते कि उनसे कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कम है। जहाँ तक पाकिस्तान है, आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने 47 और 65, 71, 99 सब में उसने देख लिया कि जी क्या है, क्या कर सकता है, और वो उस हालत में नहीं है कि वो फुल फ्लेजेड लड़ाई हमसे कर सके। जी हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो हम 2 फ्रंट की बात करते हैं या 2.5 की बात करते हैं, उसमें चीन के कहने पर थोड़ा बहुत हो कुछ करे, लेकिन उसको माकूल जवाब वहाँ भी मिलेगा। जी लेकिन जहाँ तक टेररिज्म है, उसको जो उसने हथियार बनाया है, जी वही एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको कि हमें अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, जी वहाँ पर भी और एलसी पर भी, जी जो हमारा बॉर्डर्स हैं और बाकी जगह हैं, एलसी और बॉर्डर दोनों जगह पर। और इस समय बहुत मजबूत हुए हैं हम एलसी पर, जहाँ जी। पर कि वो पहले की तरह हिमाकत नहीं कर पा रहा है, न कर पाएगा। लेकिन
हमें आराम से नहीं बैठना, हमें हमेशा उसी हालत में वहाँ रहना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई चैलेंज पाकिस्तान से आ सकता है जी। दूसरा, आप उनको देखिए, खुद ही जो है उसमें फंस चुके हैं अपनी जाल में। बिल्कुल। उनकी जो टेररिज्म जो करते थे इंडिया में, वो भेजते थे, करते थे, जिन टेररिस्ट ग्रुप्स को उन्होंने ग्रो किया, आप देख लीजिए टीटीपी का क्या है। का, जी। उसी तालिबान को अफगानिस्तान में लगा के इन्होंने सोचा कि कितना बड़ा उन्होंने एम अचीव कर लिया, जिसको कि वो खुद इतना पालते रहे, बाहर से पैसे ला के उनको देते रहे, ट्रेन करते रहे, हथियार देते रहे। अब देखिए उन्हीं से उनकी नहीं बन रही है। जी। इसमें खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में क्या हाल है। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये अपने आप को ही मैनेज करने में उनको बहुत लग जाएगा, और ऐसी हालत ना हो जाए, और होगी जो उस तरह सिचुएशन है जी कि फिर इनके टुकड़े हों। जी। अगर पूछिए तो मैं नहीं कहूँगा कि होना चाहिए, लेकिन जिस तरह ये चल रहे हैं जी, उस तरह वही है। आप देख लीजिए इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे इतनी जबरदस्त रोटी दाल की क्या हालत है। जी जी। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बुरा हाल है, क्योंकि पहले भी अमेरिका ये पाकिस्तान चलता ही था अल्लाह अमेरिका और आर्मी से, बिल्कुल यही चलाते थे। जी जी जी। अब जो है अमेरिका ने हाथ खींचा, तो आप देखिए इनका क्या हाल हो रहा है जी। तो और यहाँ तक हो गया है हालत, बताइए रोटी दाल की, कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि क्या हम इसीलिए हिंदुस्तान से अलग हुए थे। आपने देखा होगा मीडिया में क्या बिल्कुल चीजें आ रही हैं, आटे की बोरी के लिए लड़ाई हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हमें खुशी हो रही है, हमें तकलीफ होती है देख करके जी। किसी को, चाहे पाकिस्तान के लोग हों कहीं भी हों, इस हालत में देख करके सबको तकलीफ होती है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान ने तो इनको ऑफर किया था हर समय, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं जी। अगर ट्रेड करते हो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो उन्होंने बंद किया हुआ, तो शायद ये हालत नहीं हो। बल्कि वहाँ के जो मैं कुछ चैनल्स देख रहा था उसमें ये डिमांड हो भी रही थी कि भैया इतना संघर्ष क्यों करना, भारत से ले लो। बिल्कुल 200-300 रुपए किलो बताइए दूध, या 300 किलो 400 रुपए टमाटर, बाकी चीजें कहाँ वो हैं वहाँ, मतलब लोगों को जी। तो मानवीय मदद तो हमेशा, हमारा दिल तो हिंदुस्तानी का हमेशा खुला ही रहता है जी। तो एक चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से हमें इतनी बड़ी आएगी, लेकिन मैंने कहा कि गार्ड हमें डाउन नहीं कर सकता। आज ये हालत इसीलिए है कि हम अपने आप को हम मजबूत स्थिति में रखे हुए हैं जी। हमारी पॉलिसी ऐसी है, हमारा डिफेंसिव जो है इक्विपमेंट ऐसे हैं जी। चाइना नीरज जी, हमें बहुत गौर करना पड़ेगा जी। दो चीज़ें हैं, देखिए चाइना अपने आप को सुपर पावर मान रहा है जी, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है उसकी, मिलिट्री है पूरी, आप अगर देखिए इकोनॉमी उसकी बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उसके बहुत हैं, दूसरों को देने के लिए बहुत पैसे हैं उसके पास जी। और उसके पास जो पैसे हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को कभी भी डिफेंस के लिए पैसे अपने वो दे सकता है बिल्कुल। और वैश्विक स्तर पर आप देखिए कई सालों से हमेशा जो है चीन कोशिश करता रहा है अपने आप को सुपर पावर की तरह दिखाने की। हर जगह स्पोर्ट्स देखिए, ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करना जी, ओलंपिक्स में आप बाकी जगह पर गेम्स में मेडल्स लाना जी, उसमें भी आगे है, काफी आगे है। आप एक्सरसाइजेज देखिए जी, डिफेंस एक्सरसाइजेज बाकी जो है सारी कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग पाकिस्तान के साथ जी करता रहा है वो। जहाँ पर भी वैश्विक स्तर पर है वो अपने आप को हर जगह अपनी आवाज़ वो बुलंद करता रहा है बिल्कुल। रशिया से आज देखिए, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, जितने भी ये देश हैं इनके साथ जो है अपना मजबूत कर रहा है रिश्ता जी। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो इसने पैसे दे रखे हैं इतने, तो ये काफ़ी अपने आप को कोशिश करता रहा है दिखाने के लिए। और जहाँ तक हिंदुस्तान के साथ है, आपको पता ही है कि इसने ऑलरेडी एरिया ले रखा है, प्लस तिब्बत और इसका हमारे जो बॉर्डर्स हैं खास करके स्पेशली अरुणाचल को तो अपना ही मान रहा है, बाकी चीज़ें हैं जी। और एक ये भी चीज़ है कि पहले 62 से हमने तो लेसन लिया, लेकिन शायद उनको लगा कि ये हम अभी भी इंडिया को दबा सकते हैं जी। और ये जो घटनाएं हुई आप देखिए, जो पिछले आप ले लीजिए जितनी भी हुई हैं जी, डोकलम से लेके अभी तक का जी, अब उनको लगा कि इतना आसान नहीं है जी, इतना आसान नहीं है चीज़ें, लेकिन वो अपने आप को मजबूत कर रहा है, और करेगा, ये भी आप देख रहे हैं जी। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वहाँ डेवलप कर रहा है बिल्कुल। फौज की रीऑर्गेनाइजेशन कर दी उसने, थिएटर कमांड्स बना करके एक अथॉरिटी के अंडर, एक कमांडर के अंडर सारी चीज़ें कर दी ऑपरेशंस करने के लिए जी। एयरफील्ड्स कितनी बना ली, बाकी उसने, आपने पता ही है कि हम लोग कर चुके हैं, कितना बड़ा उसने कर रखा है अपने आप को मजबूत जी वहाँ पर।
इसके साथ साथ जो चीज़ हमारी है, अगर आप हमें लें तो देखिए 2 चीज़ों में हम अभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्मी हमारी, हम अभी भी मजबूती हासिल करने की दिशा में बढ़े हैं जी, बढ़ रहे हैं। हम जी, उस हालत में अभी उतनी हालत में नहीं है कि हम मुकाबला पूरा कर सकें। जी, दूसरा, आर्थिक क्षेत्र में हमारे पास अभी भी हैं कमजोरियां। हालांकि हम आर्थिक संपन्न हैं, जी, बट हमारी संपन्नता है कि जो हमारी अभी की स्थिति है देश की, चाहे इंपोर्ट्स की हैं, चाहे अपने प्रोडक्शन की, या जो भी हैं, उसको, और जो अभी हमारा खर्च है डिफेंस का, उसको जो है हम सस्टेन कर सकें। जी, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है जिसको कि हम लगा के इमीडिएट कर सकें। जी, तो ये चीज़ें तो हमारी हैं, लेकिन फौज की जो हिम्मत और जो इक्विपमेंट की इस्तेमाल करने की क्षमता है, वो हमारी कम नहीं है। जी, हमने उस पर काफ़ी कुछ ध्यान दिया है, और इस वजह से ये है कि हम चीन उस तरह आँख नहीं दिखा पा रहा है। जी, लेकिन हम ये मान के नहीं चल सकते कि डोकलम या लेटेस्ट जो अभी यांगजे में तवांग। हुआ था, तवांग में, वही बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, वो भी कुछ और करेगा, जी, सोचेगा कुछ और करने की, किसी और तरीके। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जी, तीसरी चीज़ जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम सुपर पावर बनना चाहते हैं तो वैश्विक स्तर पर भी हमने आपको दिखाना पड़ेगा। जी, कि अभी देखिए, रशिया को कमज़ोर करने के लिए आगे तो अमेरिका ही आ रहा है थ्रू यूक्रेन। नहीं तो यूक्रेन में तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। जी, रशिया तो जो सुपर पावर ही गया ना, तो मेरी इतनी बड़ी आर्मी है, हम तुरंत कर लेंगे। जी, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया, जी, तो अब मामला अटक गया। मामला अटक गया। जी, तो इस चीज़ का जो है हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो है किसको साथ लेके चलना है और किससे कितना मुकाबला हम कर सकते हैं। जी, और मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा, जो मैं बाद में भी ला रहा था, मैं अभी कह सकता हूँ कि ये चीन के साथ भी हमें बड़ा केयरफुल होना है। क्योंकि देखिए, चीन के साथ जितने हमारे डोकलम से लेके अभी तक हुए, वैश्विक स्तर पर हमें उतना सपोर्ट नहीं मिला जी, जितना मिलना चाहिए। ना यूएसए से, ना अमेरिका से, ना रशिया से, ना यूके से, किसी से उतना सपोर्ट नहीं मिला। किसी ने इतनी तरह कंडम नहीं किया चाइना को। हालांकि यूएसए ने किया, लेकिन उन शब्दों में नहीं जिस तरह होना चाहिए। जी, उस तरह का सपोर्ट नहीं हासिल हुआ जो कि यूक्रेन के तरफ तकरीबन बिल्कुल। हो रहा है। तो हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा जी, कि मतलब हमें आत्मनिर्भर तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। खुद लड़नी पड़ेगी। हाँ, सपोर्ट तो हमें कुछ न कुछ बाकी जगह से भी लेना पड़ेगा। तो आस पड़ोस का जो ये माहौल है। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए, चीन जो है म्यांमार में भी अपना हाथ बढ़ा रहा है। जी, अगर वो म्यांमार में आ गया तो उनके थ्रू हो सकता है जो इंडियन ओशन में भी अपना पोर्ट्स हैं इनके, बर्मा के या म्यांमार के, जी, तो वहाँ भी वो जैसे श्रीलंका में किया था, वहाँ भी अपनी वो पहुँच बढ़ा सकता है। जी, पाकिस्तान के साथ उसका है ही है। जी, बांग्लादेश में उसने काफ़ी कुछ किया, लेकिन बांग्लादेश थोड़ा फिर भी अभी उनके उसमें नहीं गया। भूटान के साथ देखिए, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि डोकलाम किसी न किसी तरीके से हम हासिल कर लें, जिससे कि हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको जो है वो थ्रेटन कर सके। जी, तो ये चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रख के चलना है। तो ये वैश्विक माहौल कुछ ऐसा है कि कोई कहीं भी किस जगह इन्वॉल्वमेंट हो जाए हम नहीं कह सकते जी, हमारा। जी, नाउ, इसके अलावा आप देखिए, इकोनॉमिक फील्ड में हमारे भी अभी मल्टीनेशनल हम भी हो गए। हमारी कंपनीज जो भी हैं, जितने हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने बाहर बहुत ज़्यादा अपनी कंपनीज लगा रखी हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो उनका भी प्रोटेक्शन एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उस कंट्री में कुछ होता है, जैसे बाकी देश करते हैं सुपर पावर्स, अगर हम उस स्टेज पर जाना चाहते हैं तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि अगर ये होता है तो हम कैसे करेंगे उनके हितों की रक्षा। वो भी हमारा ही हित हुआ, तो उनकी भी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी होगी। अगर कुछ ऐसी चीज़ बाहर होती है तो मैंने कहा कि चैलेंजेस हमारे पास काफ़ी हैं। जहाँ तक हम अपनी बात करें, जैसे चीन ने, ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप देखिए उसने लैंड फोर्सेज में, चाहे मैकेनाइज्ड कॉलम्स में, एयरफोर्स में, मिसाइल्स में, मतलब हाइपरसोनिक स्पेस में पहुँच गया। अपना स्पेस स्टेशन अभी बनाने जा रहा है। हाइपरसोनिक अमेरिका ने पूरा नहीं कर पाया, उन्होंने कर लिया। रशिया के बाद वो दूसरा स्टेट है, तो वो आगे उस चीज़ में तो बढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हैं, बट मैंने कहा वो ऑलरेडी उस स्टेट में पहुंच चुके हैं। लेकिन चीन ये भी जानता है कि फुल फ्लेजेड अटैक वो इंडिया पर नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, और हम भी सक्षम है कि अगर वो कुछ करेंगे तो हम भी काउंटर कर सकते हैं उसका। तो जहाँ तक मेरी समझ है उसमें है कि वो यही करेगा जो स्कर्मिशेज हम कहते हैं, छोटे मोटे छिटफुट
ये घटनाएं करता रहेगा जी, कि जिससे वो कहते हैं कि निबल करना, कि छोटा यहाँ ले लो, थोड़ा यहाँ ले लो, थोड़ा यहाँ ले लो, प्रेशर डालने के लिए। तो ये टैक्टिक्स तो वो करता रहेगा और इसको हमें इसके अगेंस्ट हमें मजबूत होना पड़ेगा, जैसा कि हमने अभी किया, हाल की घटना, हाँ, जो अभी यांगजे और इसमें हमने किया। तो इस तरह हमें ये मजबूती हासिल करनी पड़ेगी और उसमें भी सक्षम होना पड़ेगा। और ये समझिए कि इसमें भी इतना आसान नहीं है, इसमें भी काफ़ी रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं जी। तो एक ये चीज़ आती है, एक मानना पड़ेगा कि वो टेक्नोलॉजिकली तो थोड़ा सुपीरियर है हमसे जी, और ये आर्म्स एमिशन वाइज। दूसरा अगर आए, जैसे हम बात करें अपनी कि हम जो है किस लेवल में हैं, क्या है, देखिए हमने भी काफ़ी कुछ किया है। हालांकि मैं एक स्टेटमेंट लेना चाहूँगा जो मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रूस और यूक्रेन के उसमें बोला था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लड़ाई का जमाना नहीं है, युद्ध का युग नहीं है। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है कि वे टू पीस इज ए थ्रू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। दैट मीन्स टू बी फॉर ए वे टू पीस इट इज़ थ्रू इफ यू आर रेडी फॉर वॉर। अगर आप लड़ाई की तरह पूरा तैयार हैं जी, तभी आपके पास शांति की बात कर सकते हैं नेचुरली। बिकॉज दूसरा अगर देखेगा जी कि इन कमजोर है तो आपके पास वार्ता की बात ही नहीं करेगा जी, बट उसको पता है कि ये मजबूत हैं जी और लड़ाई में ये खुद भी कर सकते हैं या हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो वो शांति की ही बात करेगा जी कि ठीक है, हम बातचीत से इसका हल करेंगे जी। तो ये भी कहावत है और जो कि उसको भी मोदी जी लेके चल रहे हैं जी। तो वही मैं कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि उन्होंने तो ये बोला पीस बिल्कुल सही है जी, लेकिन इसी वजह से सही है, ये भी साथ में है और जो कई चीज़ें चल रही हैं और इसीलिए हमने एग्जाम्पल्स तो देख ही लिया, ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ और हमें देखनी है कि डेटरेंस नाम की चीज़ बहुत हम बोलते हैं कि लोग कैसे दूसरों को रोका जा सके, तो वो जो है कैपेबिलिटी हमको लानी पड़ेगी और उसमें थोड़ा समय तो लगेगा जी, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन देखिए अभी देश में चीज़ें हो क्या रही हैं, ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे, जो आपने कहा था, कैसे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जी। सबसे पहले तो हम ग्राउंड लेवल पर अपनी मजबूती कर रहे हैं जी। सेनाओं को हमने भी कई जगह रीऑर्गेनाइज किया और अगर आप पहले से देखिए तो हमने नई कमांड बना ली, ट्रेनिंग कमांड बना दी, 2-3 कोर बन गए जी, स्ट्राइक कोर और बाकी कोर्स भी हमने बढ़ा दिए। हमारे और ज़्यादा मैकेनाइज कॉलम्स ऐड किए हैं अपने लिए, जिसकी ज़रूरत अब हमने वहाँ भी पहुँचा दिया। अपना लेह में भी ये सब, लेह लद्दाख में पहुँचा दिया है हमने। आर्टिलरी को फायर पावर, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ उभर के आई है, आप देखिए रशिया और यूक्रेन में एयर पावर बंद है, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें आर्टिलरी से चल रही हैं, हिमास वगैरह सब रॉकेट्स ही हैं जी, उसमें हम भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हमने भी अपने सिस्टम्स काफ़ी इम्प्रूव किए हैं। के वज्रा 9 SP जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये देखिए LNT बना रही है साउथ कोरियन कंपनी के साथ मिल करके यहाँ पर जी, तो इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप एयर की बात करें तो आप देखेंगे टाटाज ने इतने ज़्यादा उन्होंने टाई अप्स किए हुए हैं एयर पावर के लिए। आपको एक छोटा वो देने के लिए एग्जांपल टाटाज का मैं थोड़ा सा एयर पावर की बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं जी कि इसमें इन्होंने C-295 एयरक्राफ्ट बना रहे हैं स्पेन की कंपनी के साथ, S-92 हेलीकॉप्टर बना रहे हैं सिरोस्की के साथ जी, एयरबस के साथ इन्होंने फाइटर्स के लिए टाई अप किया हुआ है जी। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं जो पहले नहीं थी हमारे पास जी, और मैं अभी भी कहूँगा अगर प्राइवेट सेक्टर इस तरह आगे आया होता तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ गए होते। महिंद्रा डिफेंस देखिए जी, हमारे पास तेजस का प्रोजेक्ट चल ही रहा है जी। जहाँ तक आर्टिलरी की बात करें 155mm गन जो है टाटा जी बना रही है, आज की डेट में LNT भी बना रहे हैं जी। और DRDO तो अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई रही है जी। SP गन्स की हमने बात कर ली। अगर आप देखेंगे तो रॉकेट सिस्टम्स में भी LNT और टाटाज इन्वॉल्व हैं, जो पिनाका रॉकेट्स और बाकी रॉकेट सिस्टम्स हम बना रहे हैं जी। रिलायंस भी ऑलरेडी नेवल में काफ़ी चीज़ें वो उन्होंने सबमरीन से लेके शिप्स तक की उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और हम जहाँ तक हमारा वो है स्टॉप गैप के लिए हमने राफेल ले ही लिया अभी, ऐसी सुखोई जो हमने लिया ही था 30 जी, रशिया से लिया था। T-160 भी हम
बॉम्बर्स रशिया से लेने जा रहे हैं। आर्टिलरी में देखें तो गन्स हमने अभी 777 ली, अमेरिका से ली हमने, और उनके साथ अल्ट्रा लाइट हाउर्जर की मैंने बात किया कि हम ट्रांसपोर्ट कर सकें उसको 155mm गन्स को। और दूसरा जो है टाटा ने अमेरिका से लॉकहीड मार्टिन से भी टाई अप किया है F-16 70 जो है वो उसके प्रोडक्शन के बारे में जी। तो ये चीज़ें देखिए तो आप हम आगे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। त्रिशूल, वज्र, ये जो जितनी चीज़ें हैं, प्लस मिसाइल्स, हमारी एंटी मिसाइल हम काली बना रहे हैं, DRDO डेवलप कर रही है इसरो के साथ मिल करके, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये जो हमारे साथ उसमें है। हम एक और बना रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन, अरिघात, INS अरिघात उसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये मिसाइल सबमरीन होगी जिससे मिसाइल्स फायर की जा सकेंगी। तो आप अगर ये देखें तो हम कई बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो कि हम कभी सोचते नहीं थे। ये है। दूसरी चीज़ आपको बताएं, परसों की आपने देखा होगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने तकरीबन 10,276 कितने करोड़ की उन्होंने परियोजनाएं सैंक्शन की हैं जी, जो कि अभी हैं, जिसमें कि हेलेना एक मिसाइल है, एयर डिफेंस मिसाइल, उसको जो है उन्होंने सैंक्शन किया है। ब्रह्मोस एडिशनल के लिए किया इन्होंने। हेलेना जो है तो इसके लिए है ALH पर माउंट करने के लिए ये मिसाइल है। नेवी के लिए उन्होंने सैंक्शन किया है, ब्रह्मोस भी नेवी के लिए सैंक्शन किया है। तो ये देखें तो हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं जी। 110 जैसे मैंने कहा था, M777 हाउर्जर ऑलरेडी हमने इंडक्ट कर लिया है सब जी। तो अगर आप देखें तो हमारी क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है जी। और ये क्षमता में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो देखिए सिर्फ इक्विपमेंट से नहीं होता जी। इक्विपमेंट के पीछे जो लोग हैं जी, उनकी भी बहुत बड़ी इसमें योगदान होता है और उसके लिए सेना तैयार कर रही है अपने आप को जी। तो जितनी ये सेना अपने आप को, चाहे आप कॉस्ट कटिंग चाहिए या लोग जैसे टीथ टू टेल रेशो की हम बात करते हैं वो कम कर रहे हैं जी। क्योंकि पहले देखा जाता है 10 के ऊपर 15 जो है पीछे लोग रहते थे उनको सपोर्ट करने के लिए जी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ जाता है, इस तरह की चीज़ें हमारे पास जो सामान आ जाता है, जो गाड़ियां हैं, जो कॉम्बैट व्हीकल जो कि आ रही हैं हर जगह, हर ट्रेन में चलने वाली डेवलप होकर के, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और ये समझिए कि हमारी क्षमता बहुत कुछ बढ़ जाएगी जी। तो जब क्षमता बढ़ जाएगी तो नेचुरली हम भी उस कदम जो है सुपर पावर की तरफ हमारा बहुत कुछ बढ़ चुका होगा। ये सब चीज़ें होने के बाद आपने विस्तार से जो जानकारी दी है वो दर्शकों को काफ़ी लाभ पहुंचाएगी। सर, भारतीय सेना वन आर्मी वन यूनिफॉर्म की राह पर भी आगे बढ़ रही है। सेना की वर्दी में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं और हम क्यों इस बदलाव की तरफ जा रहे हैं? नहीं, सेना का जहाँ तक ड्रेस का सवाल है, देखिए बदलाव, पहली बात तो मैं कहूँ कि नया नहीं है जी। बदलाव पहले भी होता था जी। जब हमें याद है कमीशन हुए थे तो वो कॉटन की सूती ओजी शर्ट और पैंट होती थी जो बाद में बदल गई, अभी टेरिकॉटन में आ गए। उस समय पहले जो भी डेजर्ट्स में हमारे जो भी यूनिटें जाती थी यहाँ ओजी पहनते थे, वहाँ जाके खाकी पहनते थे जी। पहले क्रॉस बेल्ट होती थी, ऑक्सफोर्ड पैटर्न शूज होते थे जी। ब्राउन शूज सैम ब्राउन लोग पहनते थे जी। डांगरीज पहनते थे, पट्टीज भी पहनते थे नी तक। उस समय अगर आपने पुराने चीजें देखी होंगी तो ये सब बदलाव तो होता रहा है जी। बीच में कुछ चीजें ऐसी हुई जैसे कॉम्बैट यूनिफॉर्म सेना ने बनाई कि भाई ठीक है, कॉम्बैट में जब रहते हैं तो सभी का एक यूनिफॉर्म हो, और सभी ने बनाया, सभी मीन्स नेवी और एयरफोर्स ने भी बनाया अपना। ट्राई जब हम पीस टाइम में जब एक साथ काम करते हैं वहाँ भी जरूरत पड़ती है जी। तो और बाकी समय समय पर होते रहे बदलाव, लेकिन फिर भी 7-8 तरह की ड्रेसेस हैं, कहीं सेरेमोनियल हैं, कहीं विंटर समर्स, अलग चीज़ें हैं, रेजिमेंटल पैटर्न पर ड्रेसेज होती रहती हैं, जिसका कि बहुत चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं जी, जी, हर एक जगह लेकर के। और वर्ल्ड अगर आप देखें दुनिया में तो आर्मीज के पास 2-3 से ज़्यादा यूनिफॉर्म किसी का होता नहीं है जी। तीसरी चीज़ जो आई, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने भी सेना की तरह ही अपना सारा कुछ करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और चौथी जो चीज़ आई, सबसे जो खराब चीज़ आई, सेना का सामान हर जगह बिकने लगा। बिल्कुल। टेररिस्ट और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स इसका फ़ायदा उठा करके वो ड्रेस पहनने लगे और एंट्री लेने लगे अपने आप को। तो ये चीज़ें देख करके ये हुआ कि नहीं, कुछ बदलाव होना चाहिए। प्लस जो फैब्रिक है वो अलग है। अब वही फैब्रिक आप जैसे 40 डिग्री में या
45 भी जैसे यहाँ हम चले गए थे 1.8 में वही ड्रेस पहनी है, और उसके बाद जो है +45 जब जाएगा गर्मियों में पहनिए जी। और फिर कई जगह जब आप डिप्लॉयड होते हैं तो आपके ड्रेस कितना आप साफ करेंगे, कितना वो करेंगे, हो नहीं पाता जी। तो इस बार सेना ने पहली बार निफ्ट दिल्ली को लिया, NIFT दिल्ली से मिल करके उन्होंने फैब्रिक कैसे तैयार कराए। इस तरह के फैब्रिक हैं जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल हों जी। दूसरे, आराम से आप इसकी साफ सफाई कर सकेंगे, ब्रीदेबल हों जी। जहाँ आप जाते हैं बाहर तो आपको पता है कि आप 45 डिग्री में कहाँ पहन पाएंगे, टेरिकॉट तो क्या लोग ऐसे ही वो करते हैं। तो कई चीज़ें होती हैं। यहाँ गर्मियों में लोग यूनिटों में क्या करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं ड्रेस नहीं, सिर्फ वो टी-शर्ट और वो जो आर्मी की है वाइट और वो पहन लो, नेकर पहन लो, इसी वजह से। तो ये बदलाव एक तो जरूरी था ओवरऑल, प्लस वीमेन हम इंडक्ट कर रहे हैं जी, उनके भी ड्रेसेस पहले क्या होती थी, साड़ी या वो पैंट शर्ट करती थी, लेकिन कंफर्टेबल जो वर्किंग इन्वायरमेंट अभी दे रहे हैं। पहले तो ठीक है कुछ ही कोर में जाते थे जहाँ इतनी चीजें नहीं करनी पड़ती थी, बट अब उनको जब हर एक में डाल रहे हैं तो उस तरह का ड्रेस वो भी चाहिए, उनको भी चाहिए बिल्कुल। और ये चीज पहली बार हुआ है कि आर्मी ने पेटेंट ले लिया है अभी अपने ड्रेस का। अच्छा, जो अभी इन्होंने किया है जी, इस ड्रेस का उन्होंने पेटेंट ले लिया, जिससे कि कोई इसको अनऑथराइज सेल कहीं जितने दुकानें आप देख रहे हैं वहां पर नहीं जा पाए जी। ये तो पहले कोई कानून रोक नहीं सकते थे जी, जी, इन्होंने बड़ी अच्छी चीज की है जी। तो एक तो इस ड्रेस का हुआ कि जो ये कर रहे हैं, और नेचुरली आप एयरफोर्स का देखिए, पहले सिर्फ खाकी पहनते थे, बाद में लाइट स्काई ब्लू वाला आया, लाइट और डार्क, तो ये बदलाव तो होता रहा है और अभी भी ये कर रहे हैं। और बदलाव हमेशा जैसे मैंने कहा अच्छे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले जूते हम पहनते थे, आपको पता है वो नाल होती थी, फिर वो नेल्स लगी होती थी जी, बहुत मुश्किल होता था उनको यूज करना। तो ये सब चीजें बदलाव अच्छे के लिए है। दूसरा जो बदलाव है, एक बड़ा बदलाव जो कर रहे हैं, ब्रिगेडियर्स एंड अबव जी, जिसको हम फ्लैग रैंक बोलते हैं या स्टार रैंक बोलते हैं, कि स्टार आप लगाना शुरू करते हैं कॉलर पर या फ्लैग गाड़ी पर जी, तो उनको एक ड्रेस देने के लिए जी। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो कर्नल्स तक तो हर एक आदमी कमांड कर रहे हैं, आप ट्रुप्स के साथ हैं मैक्सिमम जगह पर, हाँ स्टाफ में भी जाते हैं बट मैक्सिमम टाइम आप उनके साथ हैं जी। तो रेजिमेंटेशन है, हर एक रेजिमेंट की अपनी अलग ड्रेस है, अलग लैनियार्ड है, अपना जो शोल्डर टाइटल्स हैं वो अलग हैं, वो लेके चलते हैं, तो वहाँ तक है। लेकिन जहाँ कर्नल के बाद आप अपने कमांड टेन्योर खत्म कर लें तो मैक्सिमम आप स्टाफ में रहते हैं, हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, एक साथ उसमें रहते हैं। तो वहाँ के लिए कि हाँ, चूँकि आप वहाँ से दूर हो गए हैं, आप एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पर कि सब एक ही जगह काम कर रहे हैं और वहाँ अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो थोड़ा अलग लगता है आदमी को। तो वहाँ पर वो बराबरी लाना चाहते हैं कि सब एक ही ड्रेस हो सभी की। अभी भी कैप अलग होती है वो, लेकिन रेजिमेंटल लैनियार्ड पहनते हैं, बेल्ट रेजिमेंटल पहनते हैं। इन सब चीज़ों में कुछ बदलाव होगा जो ये करना चाहते हैं। हालांकि इसके साथ एक और चीज़ आती है कि जो प्रमोशंस आगे होती हैं वो तो रेजिमेंटल उस पर होती हैं, आर्टिलरी जैसे है उसकी अलग वैकेंसीज हैं, ब्रिगेडियर्स में जनरल लेफ्टिनेंट जनरल्स के उस हिसाब से होती हैं। यही लोग एक कर्नल कमांडेंट की होती है अपॉइंटमेंट, जो कि कुछ बटालियन रेजिमेंट्स को मिला करके एक सीनियर ऑफिसर को कर्नल कमांडेंट बनाया जाता है, जो वहाँ जाता है, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है वो सीधी अप्रोच कर सकते हैं, उनको थ्रू प्रॉपर चैनल भी करते ही हैं, बट जितना उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम, एक इंडिविजुअल ऑफिसर जवान भी उनसे सीधा बात कर सकता है। तो इस चीज़ की चीज़ें हैं जो कि सेना में हैं, तो उनको कैसे करेंगे जी, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन उसका भी सोल्यूशन है कि जब कर्नल कमांडेंट जाता है तो रेजिमेंट की वो पहनता है रैंक, बैजेज और बाकी ड्रेस। तो ये बदलाव मैं कहूँगा एक अच्छे के लिए ही है। और जो ये कपड़े ला रहे हैं, अगर इस तरह के हैं, इतनी रिसर्च और इतनी सोच समझ के बाद आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा है कि ये चीज़ें अच्छी होंगी और आगे के लिए अच्छा होना भी चाहिए। और ये जरूर होना चाहिए कि ये बाहर जैसे अभी धड़ल्ले से सारे यूनिफॉर्म्स वगैरह बिक रहे हैं, कोई भी ले सकता है, वो चीज़ वो बंद, वो कंट्रोल हो। बिल्कुल, अभी भी देखते हैं हम, खासतौर पे किसी भी शहर में आप छावनी एरिया में चले जाइए, बहुत सारी दुकानें होती हैं, बाहर टंगे होते हैं कपड़े, कोई भी आसानी से लिया जा सकता है। और आपने सही कहा कि ऐसे कई सारे वाकई सामने आए हैं जब आतंकी सेना की वर्दी पहनकर कहीं घुस गए, कहीं वारदात को अंजाम दे दिया, तो ये रोक लगनी ही चाहिए इस पर। सर, आपने आज बड़े विस्तार से हमारी सेना की जो क्षमता है, हमारी सेना नया क्या कर रही है,
क्यों कर रही है, हमारी जो अग्निपथ स्कीम है उसके तहत किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और उस पर जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों के जवाब भी अपने बड़े विस्तार से और तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ दिए। आपका बहुत आभार। और निश्चित रूप से आज का ये जो कार्यक्रम है ये संग्रहणीय हो जाएगा हर दर्शक के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब समाहित हैं। आज की ये जो रिपोर्ट है आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमको जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।